अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के इस लेक्चर में हम अपने चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मेटलर्जी। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने डायरेक्टली इस 8वें चैप्टर का सिलेक्शन क्यों किया है। एक्चुअल में अब तक हम अपने साइंस 1 में 2 चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। सेकेंड चैप्टर था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और थर्ड चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दोनों भी चैप्टर हमारे केमिस्ट्री के पार्ट से बिलोंग करते थे और चैप्टर नंबर 8वां भी केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। अब तक इन दोनों चैप्टर में आपने जो भी स्टडी किया है वो सारी बातें आपके माइंड में फ्रेश होंगी, इसीलिए उन बातों को यूज़ करते हुए हम आसानी से चैप्टर नंबर 8 को समझ सकते हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारा चैप्टर नंबर 8वां हमारे प्रीवियस दोनों चैप्टर से लिंक में है। इसी वजह से मैंने सोचा कि ये चैप्टर एक बार ख़त्म कर ले, उसके बाद हम अपने साइंस 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, हम अपने चैप्टर नंबर 8 में आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर की टेक्स्ट बुक के पेजेस को ऑब्जर्व कर लेते हैं और हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि इनमें कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमको नॉलेज लेनी है और स्टडी करनी है। तो आइए टेक्स्ट बुक को ऑब्जर्व करते हैं। तो बच्चों, इस वक्त स्क्रीन पे आप चैप्टर नंबर 8 देख रहे होंगे, जिसकी हेडिंग है मेटलर्जी। अब इस चैप्टर की हेडिंग के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये नाम जो मेटलर्जी है, अब आप उसमें एक वर्ड देख रहे होंगे मेटल। अब इस मेटलर्जी का मीनिंग ही होता है कि किस तरह से वो प्रोसेस साइंटिफिक मेथड और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम मेटल्स की ओर्स में से मेटल्स को उनके प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो इन सारे प्रोसेस को या साइंटिफिक मेथड को मेटलर्जी कहा जाता है। तो स्टूडेंट, बेसिकली हम इस चैप्टर में ये स्टडी करने वाले हैं कि मेटल्स को उनके ओर्स में से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके प्योर फॉर्म में। उससे पहले हम मेटल्स के बारे में, उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, और साथ ही साथ हम नॉन मेटल्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो आइए हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर में हम किस फ्लो से आगे बढ़ेंगे। अगर आप इस वक्त स्क्रीन पे पिंक कलर का बॉक्स देख रहे हैं स्टार्टिंग में, तो उसमें हमारे पास टोटल 7 टॉपिक हैं जो आपको स्टडी करनी है। उनकी हेडिंग्स पे एक नज़र देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, यानी हम ये देखेंगे कि मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। उसके बाद फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल, दोनों भी टॉपिक आसान से हैं। उसके बाद हम शुरू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स को, यानी कि थर्ड टॉपिक। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल को मैं यहाँ पे स्क्रीन पे बता दूँ कि उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट, स्क्रीन पे आप ये देख रहे होंगे, सबसे पहला टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, उसके बाद है आपका सेकंड टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल, जो आपकी टेक्स्ट बुक के पहले ही पेज पे ख़त्म हो गए हैं। तीसरा टॉपिक जो है हमारे सेकंड पेज से स्टार्ट होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। आप उसमें देख रहे होंगे कि एक रेड कलर में रिएक्शन ऑफ मेटल्स का हेडिंग है और हमको मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी में ये सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, जो टोटल 6 प्रॉपर्टीज़ हमारे इस चैप्टर में दी गई हैं। आइए देखते हैं कि वो कौन कौन सी हेडिंग है। एक बार हम इस चैप्टर का फ्लो देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको ब्रीफ में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ए वाला पॉइंट आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ब्लैक कलर में, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। ये मेटल की पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम बी वाला पॉइंट नीचे की तरफ देख रहे हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। ये मेटल्स की दूसरी प्रॉपर्टी है जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। उसके बाद अगर हम सी यानी कि मेटल्स की तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ें, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। ये फिर से रिपीट हुआ है। यहाँ मैं टेक्स्ट बुक में एक करेक्शन कराना चाहूँगा आप लोगों को कि जहाँ पर ऑक्सीजन लिखा हुआ है, सी वाले टॉपिक में जहाँ पर ऑक्सीजन लिखा हुआ है वहाँ आपको कट करके एसिड लिखना है। यानी हमारा तीसरा टॉपिक होगा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड, यानी कि मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ क्या होगा, हम उस ब्रीफ में आगे बढ़ेंगे। अब हम अपने चौथे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नाइट्रिक एसिड, यानी कि कोई मेटल जब स्पेशली नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो कैसे बिहेव करेगा। पांचवा टॉपिक सामने ई के फॉर्म में।
आप उसे देख सकते हैं, नाम है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट्स ऑफ अदर मेटल, यानी मेटल का रिएक्शन दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ सॉल्यूशन के फॉर्म में कैसे होगा, वो हम इस वाले टॉपिक में स्टडी करेंगे। और उसके बाद हमारा जो छठा टॉपिक होगा एफ वाला, वो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल्स। तो इस तरह से ये हमारे 6 टॉपिक होंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स में। इसके अलावा भी बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स होती हैं, लेकिन हम अपने पोर्शन के हिसाब से इन 6 टॉपिक्स को क्लियर करेंगे और उसके बाद हम आगे के टॉपिक्स में बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपने अपने टेक्स्ट बुक को आसानी से ऑब्जर्व कर लिया होगा। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ। और इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आपके स्टार्ट के 2 टॉपिक दिख रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। दोनों भी टॉपिक पैराग्राफ के फॉर्म में हैं और आसान से टॉपिक हैं, इसमें ज़्यादा मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन दोनों टॉपिक को ईजिली टेक्स्ट बुक से रीड भी कर लोगे तो आसानी से जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके दिमाग तक पहुंच जाएगी। तो रीडिंग करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस होता है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये कि कोई मेटल या कोई भी चीज़ जिसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उसे हम ऐसे ही नेकेड आई से बिना किसी केमिकल रिएक्शन के देख करके क्या क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि वो कैसे दिखता है, वो सॉलिड, लिक्विड या गैस के फॉर्म में होता है, या वो और भी हमें उनमें से क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व हो सकती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहेंगे। यानी कि किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन नहीं होगा और जो चीज़ें वो अपने आप में शो करेगा, उन सारी चीज़ों को, उन सारी प्रॉपर्टीज़ को या उन सारे फीचर्स को हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के नाम से जानेंगे। तो स्टूडेंट, ये दोनों भी पैराग्राफ में फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन है, मैं उसे अपने स्लाइड्स के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। आइए स्लाइड्स में देखते हैं कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की कौन कौन से फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। बहुत ही आसान है। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन दोनों में डिस्टिंग्विश बिटवीन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, इस वक्त आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की होगी और नॉन मेटल्स की होगी। उसे हम यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे और उसके कुछ इमेजेस के साथ पढ़ेंगे ताकि वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के लिए हम यहाँ पे सबसे पहली फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, और वो सबसे पहली फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आपके सामने है फिज़िकल स्टेट। अब फिज़िकल स्टेट किसे कहते हैं? फिज़िकल स्टेट का मतलब कोई भी मेटल या नॉन मेटल किस कंडीशन में प्रेजेंट होता है, मतलब वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है या गैस के फॉर्म में है। तो अगर हम मेटल्स की बात करें तो मैं आपको ये बता दूं कि जनरली मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनमें भी कुछ एक्सेप्शन होता है। मतलब कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन से ऐसे मेटल्स हैं। तो यहाँ पे आपके पास दिख रहा होगा कि जनरली मेटल जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, और नीचे आप ध्यान से देखिए एक्सेप्शन लिखा हुआ है Hg एंड Ga। Hg का मतलब होता है मर्क्यूरी और Ga का मतलब होता है गैलियम। तो हम इन 2 मेटल्स की बात करें तो ये 2 मेटल्स लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर भी। याद रहे, सारे मेटल्स सॉलिड स्टेट में होते हैं एक्सेप्शन ऑफ मर्क्यूरी एंड गैलियम। आइए इनके इमेजेस भी देख लेते हैं, और ये रहे आपकी स्क्रीन पे। इस वक्त आप जो हाथ में मेटल देख रहे हैं वो है गैलियम। आप देख सकते हैं कि बॉडी के टेम्परेचर से या नॉर्मल टेम्परेचर पे भी गैलियम का जो सॉलिड फॉर्म का मेटल है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। उसी तरीके से एक डिश में आप मर्क्यूरी को देख रहे होंगे, वो भी लिक्विड फॉर्म में दिख रहा होगा। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मेटल्स आर जनरली इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्शन ऑफ मर्क्यूरी एंड गैलियम। इसके कंपैरिजन में अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल जो होते हैं वो तीनों भी स्टेट में मिलते हैं। तीनों फॉर्म का मतलब होता है कि नॉन मेटल्स सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में मिलते हैं। सम ऑफ द नॉन मेटल्स आर सॉलिड फॉर्म, सम ऑफ द नॉन मेटल्स आर इन गैसियस फॉर्म, और एक नॉन मेटल हमारे पास ऐसा है जो लिक्विड फॉर्म में होता है जिसका नाम है ब्रोमीन। आइए उनके इमेजेस देख लेते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन पे इस वक्त 3 इमेजेस देख रहे हैं। सबसे पहले जो नॉन मेटल है फॉस्फोरस,
आप उसे सॉलिड फॉर्म में देख सकते हैं। उसके बाद मिडल में जो नॉन मेटल है वो है ब्रोमीन, वो एक लिक्विड फॉर्म में नॉन मेटल होता है। और उसके बाद तीसरा इमेज जो है वो फ्लोरीन, जो कि गैसियस फॉर्म में होता है। तो इस तरह से हम नॉन मेटल के बारे में ये कंक्लूड कर सकते हैं कि नॉन मेटल्स तीनों भी फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं। आइए हम दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं और वो है लश्यर। अब लश्यर का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। लश्यर का मतलब होता है शाइनी या शाइनिंग, यानी कि आप ये जानते होंगे कि जो मेटल्स होते हैं नॉर्मली वो शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है गोल्ड का, सिल्वर का। ये कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा शाइन होते हैं, यानी कि अगर वो धूप में या किसी लाइट को सामने रखा जाए तो वो अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मेटल्स जनरली लश्यरस होते हैं, वो शाइनी सरफेस को शो करते हैं। किसी भी तरीके का मेटल हो, अगर हम उसको कट कर दें या उसको हम पॉलिश कर दें तो वो शाइनिंग की प्रॉपर्टी शो करता है, और इसी प्रॉपर्टी को हम साइंटिफिक टर्म में लश्यर के नाम से जानते हैं। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो ये रहे आपके गोल्ड के एग्जाम्पल, और उसके बाद अगर हम नॉन मेटल के कंपैरिजन में देखें तो नॉन मेटल जो होते हैं वो नॉन लश्यरस होते हैं, उनमें शाइनिंग की प्रॉपर्टी नहीं होती। लेकिन कुछ नॉन मेटल ऐसे हैं जो लश्यर की प्रॉपर्टी शो करते हैं, और वो है आयोडीन, जो कि क्रिस्टल फॉर्म में है। तो आयोडीन लश्यरस हो सकता है। और डायमंड कोई नॉन मेटल नहीं होता, डायमंड के अंदर कार्बन नाम का एक नॉन मेटल प्रेजेंट होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कार्बन और आयोडीन ये दो ऐसे नॉन मेटल हैं जो लश्यर की प्रॉपर्टी शो करते हैं। अगर आयोडीन क्रिस्टल फॉर्म में है तो वो लश्यरस होगा, और अगर कार्बन डायमंड के फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो बहुत ही ज़्यादा शाइनी होता है। ये रहे आपके एग्जाम्पल आयोडीन और डायमंड के, यानी कि कार्बन के। आइए हम अपनी तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं और वो है मलैबिलिटी। अब ये वर्ड क्या है, इसका मतलब पहले आप समझ लीजिए कि मलैबिलिटी क्या चीज़ होती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मलैबिलिटी अगर हम नॉर्मल इंग्लिश में कहें तो इसका मतलब होता है कि हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। शीट होता है ना, पतला शीट, मेकिंग थिन शीट, यानी मेटल्स को हम किसी प्रोसेस के थ्रू, फिजिकल प्रोसेस या किसी दूसरे मशीनरी प्रोसेस के थ्रू हम उसे हैमरिंग करके थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी थिन शीट की प्रॉपर्टी को साइंटिफिक टर्म में मलैबिलिटी का नाम दिया जाता है। तो जनरली मेटल्स को हम देखते हैं कि वो मलैबल होते हैं और उनके हम इस तरीके से शीट बना सकते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ऐसे थिन शीट के एग्जांपल हमारे सराउंडिंग में भी बहुत से होते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ थिन शीट का। जैसे कि आपने कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट की एग्जांपल देखा होगा, तो उनके अंदर चॉकलेट को रैप करने के लिए एल्यूमिनियम का पूरा एक फॉइल पेपर होता है जिससे चॉकलेट को बंद किया जाता है। और उसके बाद आपने खाने को गर्म रखने के लिए फूड का जो फॉइल पेपर होता है वो एल्यूमिनियम का होता है, वो भी हमारे पास एग्जांपल है। और सराउंडिंग में अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे टेरेस पे, बिल्डिंग की छतों पर आपने देखा होगा आजकल थिन शीट लगाए जाते हैं बारिश से बचने के लिए। तो वो थिन शीट एल्यूमिनियम या आयरन के होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेटल्स को हम प्रोसेस के थ्रू मलैबिलिटी की प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या वो मलैबिलिटी की प्रॉपर्टी पॉसेस करते हैं। जबकि अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो वो नॉन मेलेबल होते हैं, वो उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती। अगर हम नॉन मेटल्स के शीट को बनाने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएंगे। ठीक है, अब हम अपनी चौथी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि हम मेटल्स को वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। पतले पतले वायर होते हैं ना, जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो उसको कहा जाता है डक्टिलिटी। तो अब आप ये सब जानते हैं कि मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। और अगर हम डक्टिलिटी की बात करें तो ये रहा उसका इमेज। आप देख सकते हैं कि मेटल्स के हम पतले पतले थिन वायर भी बना सकते हैं। अब अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल नॉन डक्टाइल होते हैं, उनके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती। अगर आप नॉन मेटल्स के वायर की बनाने की बात करेंगे तो वो टूट जाते हैं। हम अपनी अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ने से पहले मैं डक्टिलिटी के बारे में बता दूं कि जो मोस्ट डक्टाइल मेटल्स होते हैं वो गोल्ड और सिल्वर माने जाते हैं।
इवन गोल्ड के 1 ग्राम से, यानी 1 ग्राम गोल्ड ले करके आप अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर तक का वायर फॉर्म कर सकते हैं। तो जो गोल्ड नाम का जो मेटल है, जिसे हमने देखा होगा कि आर्टिकल्स में उसके बहुत ही बारीक बारीक यानी पतले पतले वायर बनाए जाते हैं। तो डक्टिलिटी में सबसे ज़्यादा जो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी शो करता है वो गोल्ड होता है। अब हम इस इंफॉर्मेशन के बाद हम अपनी अगली प्रॉपर्टी यानी कि 5th वाली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, और वो है कंडक्शन ऑफ हीट। तो आप सब जानते हैं कंडक्शन ऑफ हीट का मतलब कि कौन सी चीज़ें हीट को कंडक्ट कर सकती हैं अगर उसमें से हीट पास हो रही है फ्रॉम वन एंड टू दी अनदर एंड, तो उसे हम कहेंगे कंडक्शन ऑफ हीट। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ये हम सब जानते हैं कि मेटल्स में से आसानी से हीट पास हो जाती है, इसलिए दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। और नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होती। हम यहाँ पे उसके बारे में देख सकते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट लिखा हुआ है और आगे ब्रैकेट में कुछ इन्फॉर्मेशन भी है। AgNCu यानी कि सिल्वर एंड कॉपर कुछ ऐसे मेटल्स के एग्जाम्पल हैं जिसे हम बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट के लिए जानते हैं। वहीं कंपैरिजन में कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जिसका नाम है Pb यानी कि लेड, और Hg मैंने आपको बताया था मर्क्यूरी, ये पोर कंडक्टर्स ऑफ हीट के लिए जाने जाते हैं। इनके फ़ोटो भी हम देख लेते हैं। ये रहे, आपने जो इमेजेस इस वक्त अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं उसमें किचन के जो बर्तन हैं उनके भी एग्जाम्पल दिया गया है, और हम सब ये समझ ही गए होंगे कि किचन में यूज़ होने वाले जो मेटल्स के बर्तन होते हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं, वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, जभी तो हमारा खाना बनता है। और उसके साइड में जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप देख सकते हैं, मर्क्यूरी और लेड के दिए गए हैं। अब हम बढ़ते हैं नॉन मेटल्स की कंडक्शन के बारे में। तो बता दें कि नॉन मेटल्स आर पोर कंडक्टर्स ऑफ हीट, यानी कि नॉन मेटल्स में से हीट की कंडक्शन नहीं होती। तो ये 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपके सामने थे। अब हम अपनी 6th वाली फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, और वो है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट, आप सब जानते ही होंगे कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज क्योंकि मेटल्स के ही वायर बनाए जाते हैं और उन्हीं वायर को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र करने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और उनके ऊपर आपने देखा होगा कि कोई भी जो वायर होता है उसके ऊपर पीवीसी की कोटिंग होती है। अभी पीवीसी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आप ब्रैकेट में इस वक्त देख रहे होंगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड कहा जाता है उस प्लास्टिक की कोटिंग को जो वायर्स के ऊपर अलग अलग कलर के फॉर्म में होता है। तो ये था मेटल्स के बारे में, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये रहे उसका इमेज, आप देख सकते हैं वायर का। उसके बाद अगर हम नॉन मेटल्स को कंपेयर करें तो दे आर बैड और पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्शन ऑफ ग्रेफाइट। अब ये ग्रेफाइट कोई नॉन मेटल नहीं होता, बल्कि ग्रेफाइट के अंदर होता है कार्बन। तो फिर यहाँ कार्बन एक ऐसी चीज़ है, अगर वो ग्रेफाइट के फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। और यही ग्रेफाइट जो हमारे नॉर्मल सेल्स होते हैं, जिसे हम ड्राई सेल के नाम से भी जानते हैं, जो घड़ी के पीछे या टॉयज़ वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके अंदर भी आप इस ग्रेफाइट की रॉड को देख सकते हैं। और वो ग्रेफाइट यानी कि कार्बन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो यहाँ मैं इसको रिवाइज कर दूँ, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्शन ऑफ कार्बन विच इज़ इन द ग्रेफाइट फॉर्म। अब हम अपनी अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आप यहाँ पे ग्रेफाइट के कुछ इमेजेस को देख सकते हैं, ये मशीनरी के फॉर्म में यूज़ होते होंगे इंडस्ट्री के अंदर। अब हम हार्डनेस, अगली प्रॉपर्टी है हमारी। हार्डनेस से आप समझ ही गए होंगे कि हम किस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। अगर हम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी में हार्डनेस की बात करें तो जनरली मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। आपके सामने एग्जांपल है आयरन का, कॉपर का, ये सारे कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो अपने अंदर हार्डनेस की प्रॉपर्टी रखते हैं। इवन सारे मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं एक्सेप्शन में जिसे हम सॉफ्ट मेटल में इंक्लूड कर सकते हैं। और मैं वो आपको बता दूं कि सोडियम, पोटेशियम जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट मेटल में इंक्लूड होते हैं, और वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि उसे हम ईजिली अपनी नाइफ से भी कट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे लिख रहा है कि मेटल्स क्या होते हैं, हार्डनेस की प्रॉपर्टी शो करते हैं, एक्सेप्शन सोडियम एंड पोटेशियम, जिसे हम ईजिली नाइफ से भी इस तरह से कट कर सकते हैं, तो उसे सॉफ्ट मेटल में इंक्लूड किया जाता है। अगर हम हार्डनेस की प्रॉपर्टी को नॉन मेटल में काउंट करें
तो आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे ब्रिटल लिखा हुआ है, और ब्रिटल का मतलब होता है टूटने की प्रॉपर्टी, यानी कि नॉन मेटल्स को इतना ज़्यादा हार्ड नहीं माना जाता, वो अपने अंदर टूटने की प्रॉपर्टी रखते हैं। और अगर हम नॉन मेटल में फिर एक बार कार्बन को देखें जो डायमंड के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, तो वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है। फिर एक बार कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो अगर डायमंड के फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो नॉन मेटल होने के बाद भी हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाएगा। तो यहाँ आप हार्डनेस की प्रॉपर्टी समझ गए होंगे कि मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, नॉन मेटल ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी शो करते हैं। लेकिन मेटल्स में कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जैसे कि सोडियम पोटेशियम, जिसे हम सॉफ्ट मेटल में इंक्लूड करते हैं। तो आइए इसके बाद हम अपनी अगली प्रॉपर्टी यानी कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि मेटल्स जनरली शो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जबकि नॉन मेटल इसके कंपैरिजन में लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे मेटल्स के बारे में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई दिखाया गया है, लेकिन फिर वही बात, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, जो हमारे सॉफ्ट मेटल थे, सोडियम पोटेशियम। अब अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो आपके सामने स्क्रीन पे है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इस प्रॉपर्टी से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ कि मेटल्स में टंगस्टन नाम का एक ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट माना जाता है। ध्यान से सुनिए, टंगस्टन, और उसका मेल्टिंग पॉइंट 3422 डिग्री सेल्सियस तक माना जाता है। यानी टंगस्टन एक ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हाई होता है, और वो है 3422 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही ज़्यादा हाई है। इतने टेम्परेचर को इमेजिन करने के लिए आप सिर्फ अपने गर्मी के सीज़न में जो टेम्परेचर 40-45 के आसपास पहुंचता है, और मैं जो टेम्परेचर बता रहा हूं 3422 डिग्री सेल्सियस का, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने टेम्परेचर पे मेल्ट होता होगा। तो एक कंक्लूज़न के मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, जबकि नॉन मेटल्स में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। आइए हम अपनी आखिरी फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, और वो है सोनोरिटी। अब ये सोनोरिटी क्या होती है, या सोनरस की प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? तो मैं स्टूडेंट आप लोगों को बता दूं कि मेटल्स के अंदर आपने एक प्रॉपर्टी ऑब्जर्व की होगी कि अगर कोई मेटल को हम स्ट्रक करें किसी दूसरी सब्सटेंस से या किसी दूसरे मेटल से, स्ट्रक करने का मतलब किसी मेटल को अगर हम किसी दूसरे मेटल या चीज़ से ज़ोर से मारें तो वो साउंड को प्रोड्यूस करता है, और इसी प्रोड्यूसिंग साउंड की जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम सोनरस की प्रॉपर्टी कहते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेटल्स को आपने अक्सर देखा होगा कि वो सोनरस की प्रॉपर्टी शो करते हैं और उनके अंदर से साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे कि एग्जांपल आपने देखा होगा, हमारे आसपास जो एनिमल्स होते हैं उनके गले में एक बेल होती है, और ऐसी ही बेल हमारे दूसरे कई जगहों पर हम देखते हैं, तो उनके अंदर से आसानी से साउंड प्रोड्यूस होता है, और इसी प्रोड्यूसिंग साउंड की जो प्रॉपर्टी है उसे हम मेटल्स में सोनोरस की प्रॉपर्टी कहते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ जनरली मेटल पॉसेस द प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरस, जबकि नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टी नहीं होती। आप इस वक्त यहाँ पे एक बेल का एग्जाम्पल देख रहे होंगे, और नॉन मेटल में आपने जैसा कि देखा नॉन मेटल नॉन सोनोरस की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो स्टूडेंट, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो आपने अभी स्लाइड के फॉर्म में देखी है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल आपके सामने प्रेजेंटेशन के फॉर्म में, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को आप अपने टेक्स्ट बुक में रीड भी कर सकते हैं। तो आइए इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, और देखते हैं कि वो क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो स्टूडेंट, इस वक्त स्क्रीन पे आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स की हेडिंग देख रहे हैं। आइए देखते हैं कि हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल टेक्स्ट बुक के हिसाब से कौन सी पहली केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल है। आइए उसे स्टार्ट करते हैं। ये रही हमारी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। ये हमारे टेक्स्ट बुक की मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी की सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। तो बच्चों, मैं आपको इस केमिकल प्रॉपर्टी का कंक्लूजन सबसे पहले बता दूं। बहुत ही आसान है कि किस तरह से हम इस केमिकल प्रॉपर्टी को याद रखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है। मेटल ऑक्साइड का मतलब कि अगर कोई मेटल है
कोई मेटल का एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि आयरन की बात करते हैं कि अगर आयरन का कोई मेटल है और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो रिएक्शन करने के बाद आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी को जनरली हम यहाँ कहते हैं कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड, और उसे एक जनरल इक्वेशन के फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस टू मेटल ऑक्साइड। तो ये एक जनरल इक्वेशन है, इसे आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए। ये जनरल फॉर्म में कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड ही फॉर्म करेगा। आइए इसके आगे हम अपनी टेक्स्ट बुक को यूज़ करते हैं और देखते हैं कि कौन से एग्जाम्पल हमारे पास अवेलेबल है इस केमिकल प्रॉपर्टी को समझने के लिए। स्टूडेंट, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे टेक्स्ट बुक का पेज देख रहे हैं जिसमें हमारी सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल लिखी हुई है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, जो स्मॉल ए के फॉर्म में आपके सामने दिख रही होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो जनरली वो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा। इस प्रॉपर्टी को स्टार्ट करते हैं और समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम मेटल का, जो कि एक हाई रिएक्टिव मेटल माना जाता है। और जब कभी आप सोडियम या पोटेशियम जैसे हाई रिएक्टिव मेटल को एयर के सामने ऐसे ही ओपनली रखते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाते हैं और रूम टेम्परेचर पर भी, यानी कि उन्हें एक्स्ट्रा हीटिंग की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपना केमिकल रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर पर भी कर सकते हैं क्योंकि वो एक हाई रिएक्टिव मेटल्स में काउंट होते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे थे सोडियम की। तो सोडियम को जब आप ऐसे ही ओपनली रखेंगे तो वो एयर की ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके सोडियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे सबसे पहली इक्वेशन के फॉर्म में देख रहे हैं। वहाँ आप देख रहे होंगे Na सिंबल है सोडियम का, प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड नाम का एक कंपाउंड फॉर्म करेंगे। ये हमारी पहली इक्वेशन जिसका यूज़ हमने मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी को समझने के लिए किया था। आगे बढ़ने से पहले मैं सोडियम मेटल्स के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ। वो इन्फॉर्मेशन अक्सर आपको गिव रीज़न के फॉर्म में बोर्ड एग्ज़ाम में या आपके स्कूल के एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है। गिव रीज़न कुछ इस तरीके से हो सकता है, सोडियम केप्ट अंडर केरोसिन, यानी सोडियम को केरोसिन के अंदर रखा जाता है। तो आपको उसका रीज़न बताना होगा कि सोडियम को केरोसिन यानी कि नॉर्मली हम जैसे मिट्टी का तेल या घासलेट या रॉक ऑयल के नाम से जानते हैं, उसके अंदर क्यों रखा जाता है। तो स्टूडेंट, सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है और अगर हम उसे यूं ही ओपनली रखें तो वो, जैसा कि हमने कहा कि वो एयर की ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा और फॉरन मेटल ऑक्साइड यानी कि सोडियम ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा। तो इस तरीके से ओपन रखने पर सारा का सारा सोडियम तो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें उसे प्योर फॉर्म में बचाने के लिए हम उसे केरोसिन में रखते हैं। अब कुछ बच्चे या कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि केरोसिन ही क्यों, उसे नॉर्मल वाटर में क्यों नहीं रखते। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि सोडियम वाटर के साथ भी बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल है, यानी कि जब हम उसे वाटर के साथ में रखते हैं तो वो वाटर के साथ भी रिएक्शन करता है। इसलिए उसे प्रिवेंट करने के लिए, उसे सेफ रखने के लिए या उसे उसके प्योर फॉर्म में रखने के लिए हम उसे केरोसिन में रखते हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन के साथ हम अपने दूसरे मेटल्स के बारे में आगे देखते हैं कि वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनका बिहेवियर कैसे होता है। आइए उसे देखते हैं। तो स्टूडेंट, सोडियम के एग्जाम्पल के बाद हम एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीशियम के मेटल की, और इसके बारे में हम अपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। अब मैग्नीशियम का मेटल अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने का मतलब कि आप सब जानते हैं कि मैग्नीशियम को हवा में जलाना होता है, और ये मेटल्स सोडियम के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव हैं, इसलिए ये विदाउट हीटिंग अपने आप को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कराते या बहुत ही ज़्यादा टाइम लेंगे, इसलिए इसे हम हीट करते हैं। और उसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर हम मैग्नीशियम के मेटल को हीट करें तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड का कंपाउंड फॉर्म करेगा।
अब हम इस हीट की कंडीशन को एरो के ऊपर डेल्टा यानी कि छोटे से ट्राइंगल के थ्रू दिखाएंगे। तो ये दूसरा एग्जाम्पल मैग्नीशियम का, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में भी अवेलेबल है, कि मैग्नीशियम का जो मेटल होता है अगर हम उसे हीटिंग के थ्रू ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करें तो वो भी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो स्टूडेंट यहाँ हमारा जनरल स्टेटमेंट कि व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड का जो जनरल स्टेटमेंट है वो सारे एग्जाम्पल्स पे फिट बैठता है। तो एक बार आपको मैं फिर याद दिला दूं कि आप फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल को जनरली इस तरीके से याद रखेंगे कि व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड, यानी कि कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, रिएक्ट करेगा, तो वो अपना ऑक्साइड बनाएगा। अगर वो सोडियम का मेटल है तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, और अगर वो मैग्नीशियम का मेटल है तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के वो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। बस इस बात का ध्यान रखना होता है कि हर मेटल की रिएक्टिविटी डिफरेंट होती है, किसी को हीट की ज़रूरत पड़ती है और किसी को हीट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपने देखा था कि सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जो रूम टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैग्नीशियम और इसके बाद के जो एग्जांपल्स हम लेंगे उन सब को हीट करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अपने ऑक्साइड बना सकें। तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और एग्जांपल्स को यहाँ ऑब्जर्व कर लेते हैं। मैग्नीशियम के बाद आपके पास तीसरा जो एग्जांपल है वो है जिंक का। अब जिंक की बात करें तो वो रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम से भी स्लो मेटल माना जाता है, तो इसे थोड़ा और ज़्यादा हीट करने की ज़रूरत पड़ेगी। और हम यहाँ उसे इस तरीके से देख रहे हैं कि जब उसे हम गर्म करते हैं या हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फिर क्या बनाएगा बच्चों, बताइए। मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। लेकिन इस बार कौन सा मेटल है हमारे पास, जिंक का मेटल है, और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कौन सा ऑक्साइड बनाएगा, जिंक ऑक्साइड। गुड। तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से मेटल की फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी को हम याद रख सकते हैं। तो स्टूडेंट मैग्नीशियम और जिंक के बाद आइए कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल को भी हम यहाँ स्क्रीन पे ऑब्जर्व कर ले। और मैं ये आपको बता दूँ ये एग्जाम्पल्स हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं हैं, यहाँ हम उसे एक्स्ट्रा सिर्फ देख लेते हैं ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए। यहाँ स्क्रीन पे इस वक्त आप एक फ्लेम देख रहे हैं और हम उस फ्लेम में अगर आयरन यानी कि जो हमारे पास लोहा होता है उसके पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करके फ्लेम पे अगर हम डालें तो वो उसके साथ रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बनाएगा या फेरस ऑक्साइड बनाएगा। उसका इक्वेशन आप इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरह आयरन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के स्ट्रांगली हीटिंग के साथ हम उसे फेरस ऑक्साइड यानी कि आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए एक दो एग्जांपल और देख करके हम अपनी पहली केमिकल प्रॉपर्टी को ख़त्म करते हैं। तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे कॉपर का एग्जांपल देख रहे हैं, और कॉपर को भी हीट करने के बाद वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा और कॉपर ऑक्साइड का कंपाउंड फॉर्म करेगा। उसी तरीके से आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम भी एक लेस रिएक्टिव मेटल है और जब उसे स्ट्रॉन्ग हीट किया जाएगा तो वो भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ आपने सारे एग्जांपल्स अपनी स्क्रीन पे देखे हैं और मैं चाहूँगा कि आप इन सारे एग्जांपल्स को प्रैक्टिस कर सकें। यहाँ हम इन सारे एग्जांपल्स को ऑब्जर्व करने के बाद हम इसके बारे में सोचेंगे कि अगर मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, यानी कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है, तो वो मेटल ऑक्साइड का बिहेवियर वाटर के साथ कैसे होता है। तो आइए उसे हम टेक्स्ट बुक के ज़रिए ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट एक बार फिर हम अपने टेक्स्ट बुक के पेज पे आए हैं और इस बार हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन करके उनके ऑक्साइड फॉर्म करता है तो उन ऑक्साइड को हम पानी में डिज़ोल्व करके देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वो पानी में सॉल्युबल है या नहीं। तो यहाँ हम स्क्रीन पे इस वक्त जो सबसे पहली इक्वेशन देख रहे हैं
उस इक्वेशन के प्रोडक्ट साइड पे आप एक कंपाउंड देख रहे हैं जिसका नाम है सोडियम ऑक्साइड। तो मैं आपको बता दूं कि जो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होते हैं उनमें से कुछ मेटल ऑक्साइड पानी में सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड हो गया और मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। ये कुछ ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो पानी में सॉल्युबल होते हैं। अब हम इन ऑक्साइड्स को पानी में सॉल्व करके यानी कि डिसॉल्व करके हम उनके अल्कली बना सकते हैं, उनके हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म कर सकते हैं। वहाँ इस चीज़ को समझने के लिए आपको दूसरी केमिकल इक्वेशन पे ध्यान देना होगा। आप दूसरी केमिकल इक्वेशन को देखिए जिसमें आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे सोडियम ऑक्साइड, रिएक्टेंट साइड पे Na2O सोडियम ऑक्साइड का जब रिएक्शन कराया गया या उसे पानी में डिसॉल्व किया गया तो आप प्लस फॉर्म में H2O को देख सकते हैं। और आप सब जानते हैं H2O का मतलब होता है वाटर। तो सोडियम ऑक्साइड को जब हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो डिसॉल्व होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेसिक लिक्विड होता है जिसे हम अल्कली के नाम से भी जानते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, जो इस पेज पे आप सेकेंड लास्ट इक्वेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस वक्त अगर आप सेकेंड लास्ट इक्वेशन के प्रोडक्ट साइड पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो वहाँ एक कंपाउंड आपको ऑब्जर्व होगा MgO का, मैग्नीशियम ऑक्साइड को। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का कंपाउंड भी एक ऐसा ऑक्साइड है कि अगर हम उसे पानी में डिसॉल्व करें तो वो ईजिली पानी में डिसॉल्व हो करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का अल्कली फॉर्म करता है। स्टूडेंट, इन्हीं एग्जाम्पल के साथ मैं अपनी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल को फिनिश करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं उसका एक कंक्लूज़न आपको यहाँ पे बताता चलूँ ताकि आप उसे सारे वीडियो को देखने के बाद अपने दिमाग में याद रख सकें। वो कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टी का नाम बता दूं और वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। तो अब इसका कंक्लूज़न ये होता है कि कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा, जिसे हमने जनरल इक्वेशन के फॉर्म में भी देखा था। बस मेटल को रिएक्ट करने में उसकी रिएक्टिविटी के हिसाब से हीटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा पॉइंट ये कि जब वो मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा तो जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो उनमें से कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो पानी में सॉल्युबल होते हैं और वो पानी में डिसॉल्व होकर के उनके अल्कलीज बनाते हैं, मतलब कि बेसिक सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि सोडियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो इसी कंक्लूजन के साथ मैं अपनी पहली केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन को ख़त्म करता हूं और हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर, यानी कि मेटल का डायरेक्टली रिएक्शन वाटर के साथ कैसे होगा। आइए पढ़ते हैं। स्टूडेंट, इस वक्त स्क्रीन पे आप वाटर के ड्रॉपलेट्स देख रहे होंगे। वो इस तरफ इशारा करता है कि हम अपने मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ कराने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर वो किस तरह से स्टार्ट होता है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ हम मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे, लेकिन वाटर को हम 3 अलग अलग कंडीशन में यूज़ करेंगे। मतलब ये कि सबसे पहले हम कुछ मेटल का रिएक्शन ठंडे पानी के साथ, कोल्ड वाटर के साथ करेंगे और देखेंगे कि उनका रिएक्शन कैसे होता है। उसके बाद अगर कुछ मेटल ठंडे पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं तो उसका रिएक्शन हम हॉट वाटर यानी कि गर्म पानी के साथ करेंगे और देखेंगे कि उनका रिएक्शन क्या होता है। और फिर कुछ ऐसे भी मेटल्स आपको ऑब्जर्व होंगे जो ना कि ठंडे और गर्म पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, तो उसे हम वाटर की स्टीम के साथ रिएक्शन कराने की कोशिश करेंगे और उसका रिएक्शन ऑब्जर्व करेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ से कंक्लूजन ये होता है कि हम इस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में ये ऑब्जर्व करने वाले हैं कि मेटल्स को पानी की 3 अलग अलग कंडीशन के साथ रिएक्शन करा के देखा जाएगा। वो होगा ठंडा पानी, गर्म पानी और स्टीम के फॉर्म में।
और फिर ये ऑब्जर्व किया जाएगा कि वो किस तरह से केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिएक्शन विथ वाटर, वो ठंडे पानी के साथ। तो स्टूडेंट, ठंडे पानी में जब आप किसी मेटल को रिएक्शन कराएंगे तो जनरली उसका केमिकल रिएक्शन इस फॉर्म में आपको दिखाई देगा, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे एक जनरल इक्वेशन की फॉर्म में देख सकते हैं। स्टूडेंट, ये जनरल इक्वेशन बहुत ही यूज़फुल होते हैं, यानी कि ये जनरल इक्वेशन आप यूज़ करके किसी भी मेटल का केमिकल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो जनरल इक्वेशन इंडिकेट कर रहा है कि कोई भी मेटल जो ठंडे पानी में रिएक्शन करेंगे तो उसके बाद वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। अब ये मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होता है उसे हम अपने इक्वेशन में समझेंगे। उसके आगे साथ ही साथ वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करेगा और कुछ अमाउंट ऑफ हीट भी जनरेट होगी। एक बार फिर हम अपनी जनरल इक्वेशन को देख लेते हैं। मेटल प्लस वाटर विच इज़ इन कोल्ड फॉर्म, और फिर वो प्रोडक्ट साइड पे मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और अमाउंट ऑफ हीट जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है वो भी प्रोड्यूस होगा। मतलब ये कि स्टूडेंट के कुछ मेटल ठंडे पानी के साथ बहुत ही तेज़ी के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं और अपना मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेंगे, साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज़ करेंगे और इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं कि वो हाइड्रोजन गैस उसी हीट के साथ पानी के ऊपर आपको फ्लेम के फॉर्म में दिखता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस में आग लग जाती है और आप पानी के सरफेस के ऊपर आपको फ्लेम ऑब्जर्व होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे कुछ मेटल्स पानी के साथ रिएक्शन करके पानी के ऊपर आग लगा देते हैं। उनमें से हमारे पास है पोटेशियम और सोडियम। ये बहुत ही ज़्यादा हाई रिएक्टिव मेटल्स माने जाते हैं। आइए देखते हैं कि इनका रिएक्शन कैसे होता है। तो आप यहाँ इस वक्त स्क्रीन पे एक केमिकल इक्वेशन देख रहे हैं। के का मतलब होता है पोटेशियम। जब उसे हम कोल्ड वाटर में रिएक्शन कराएंगे तो वो बहुत ही तेज़ी के साथ बिना किसी हीट के विगोरसली रिएक्शन करेगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करेगा और साथ ही साथ कुछ अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज़ होगी। इसी अमाउंट ऑफ हीट की वजह से हाइड्रोजन गैस में फायर दिखने लगता है और हमें पानी की सरफेस के ऊपर कुछ फ्लेम्स ऑब्जर्व हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसी के साथ हम दूसरे केमिकल इक्वेशन को भी ऑब्जर्व करेंगे। आइए देखते हैं स्क्रीन पे सोडियम का एग्जाम्पल। सोडियम भी एक ऐसा मेटल है जो पानी के साथ, खासकर ठंडे पानी के साथ, नॉर्मल टेम्परेचर के पानी के साथ बहुत ही तेज़ी के साथ केमिकल रिएक्शन करेगा बिना किसी हीटिंग के और वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब आप बताइए, सोडियम जब पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन सा मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा? मेटल कौन सा है? सोडियम का। तो हाइड्रोक्साइड कौन सा बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और अमाउंट ऑफ हीट भी होगा। फिर वही बात, इसी अमाउंट ऑफ हीट की वजह से हाइड्रोजन गैस में आग लग जाती है और पानी के सरफेस के ऊपर हमें फ्लेम्स यानी कि फायर ऑब्जर्व हो सकता है। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि हमारे पास कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो पानी में आग लगा देते हैं। तो इन एग्जाम्पल्स के बाद हम अपने दूसरे एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो कौन से मेटल्स हैं जो पानी के साथ रिएक्शन करते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल है हमारा कैल्शियम का। जब वो पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो मैं ये बता दूं आपको कि कैल्शियम में ये ऑब्जर्व हुआ है कि कैल्शियम बहुत स्लो रिएक्शन करता है और ये जब रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनेगा जैसा कि जनरल इक्वेशन में आपको लिखा हुआ है। साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी, वो तो कंफर्म है, फिक्स है। लेकिन यहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट नहीं होता, मतलब कैल्शियम का रिएक्शन इतना फास्ट नहीं होता, इस वजह से हीट जनरेट नहीं होती और कैल्शियम का मेटल पानी में फ्लेम यानी कि फायर कैच नहीं करता। तो हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे पास दो ऐसे मेटल्स थे, सोडियम और पोटेशियम, जिसे पानी के साथ रिएक्शन कराएं तो वो हाइड्रोजन गैस और हीट की वजह से पानी में भी फायर पकड़ सकते हैं, पानी में आग लगा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो पानी में फायर तो कैच नहीं करते, लेकिन हाइड्रोजन गैस के रिलीज़ होने की वजह से कुछ टाइम के बाद आप ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि वो मेटल्स आहिस्ता आहिस्ता
पानी के बॉटम के सरफेस से उठ करके फ्लोटिंग करने लगते हैं। फ्लोटिंग का मतलब वो तैरने लगते हैं, यानी कि थोड़ा सी आपको स्लाइटली वो ऊपर दिखेगा। वो कैसे होता है, आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। वो कैसे फ्लोटिंग करते हैं या इसके पीछे क्या रीज़न है, आइए उसे हम थर्ड इक्वेशन में समझते हैं। कैल्शियम का मेटल जब पानी के साथ रिएक्शन करता है तो आपने देखा कि वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक कंपाउंड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी। अब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के साथ अमाउंट ऑफ हीट बहुत ही कम होता है, इतना कम कि वो हाइड्रोजन में फायर को नहीं लगा सकता, हाइड्रोजन फायर नहीं कैच करता। अब हाइड्रोजन गैस है और हम सब जानते हैं कि गैस का जो प्रॉपर्टी होता है वो ऊपर की तरफ, अपर लेवल की तरफ उठने की होती है। तो हाइड्रोजन गैस जब रिलीज होती है तो वो कैल्शियम के मेटल्स में बबल्स के फॉर्म में स्टिक हो जाती है। अब जब बबल्स के फॉर्म में कैल्शियम के मेटल्स को हाइड्रोजन गैस स्टिक हो गई है तो इतने सारे बबल्स की वजह से कुछ टाइम के बाद आपको कैल्शियम का मेटल सरफेस से, बॉटम से थोड़ा सी स्लाइटली ऊपर उठता हुआ दिखाई देगा और हम इसी को कहते हैं कि वो फ्लोटिंग कर रहा है। आइए इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं, लेकिन वो एग्जांपल कोल्ड वाटर की जगह हॉट वाटर में होगा। यानी कि ये 3 एग्जाम्पल हमारे कोल्ड वाटर से रिलेटेड थे। अब हम अपने दूसरी कंडीशन हॉट वाटर की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट, हम अपनी दूसरी कंडीशन यानी रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हॉट वाटर की तरफ आ चुके हैं और देखते हैं कि उसका जनरल इक्वेशन क्या होगा। जब कोई मेटल वाटर यानी कि हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जैसा कि हमने कोल्ड वाटर में देखा था। साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी। तो फ़र्क क्या है स्टूडेंट, कोल्ड वाटर और हॉट वाटर में फ़र्क क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप टेक्स्ट बुक को ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस के साथ साथ अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज़ होता है, लेकिन हॉट वाटर में अमाउंट ऑफ हीट नहीं होता। और यही रीज़न है कि जब हीट नहीं होता है तो हाइड्रोजन गैस में फ्लेम्स नहीं दिखता और फिर वो हाइड्रोजन गैस मेटल के सरफेस में स्टिक होकर के मेटल को उसके बॉटम से थोड़ा सी फ्लोटिंग कराने लग जाता है। आइए इसके एग्जाम्पल को हम देखते हैं और उसके लिए हमने फिर एक बार मैग्नीशियम का एग्जाम्पल लिया है। जब मैग्नीशियम को हॉट वाटर में रिएक्ट कराएंगे तो वो रिएक्शन करने के बाद आप सब जानते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अब मैं फिर आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर कौन सा मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा? मेटल कौन सा है? मैग्नीशियम का। तो कौन सा हाइड्रोक्साइड बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कंपाउंड फॉर्म होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। मैं फिर बता दूं, इस बार हीट नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन गैस मैग्नीशियम के मेटल को पानी में फ्लोटिंग कराने लग जाएगी। तो स्टूडेंट, ये था रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हॉट वाटर। और अब हम अपनी तीसरी कंडीशन यानी कि कुछ मेटल्स जो मैंने पहले बताया था कि ना तो वो कोल्ड वाटर में रिएक्शन करते हैं ना वो हॉट वाटर में रिएक्शन करते हैं, उनका रिएक्शन कराने के लिए हमें वाटर को स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से मेटल थे। स्टूडेंट, इस वक्त हम अपनी तीसरी कंडीशन में बढ़ चुके हैं और आप देख रहे होंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, लेकिन किस कंडीशन में? स्टीम की कंडीशन में। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो हमारे प्रीवियस दोनों कंडीशन से चेंज है। प्रीवियस कंडीशन में मेटल हाइड्रोक्साइड बनता था, यहाँ जब कोई मेटल स्टीम के फॉर्म में रिएक्शन करेगा पानी के साथ तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। ध्यान रहे, कोल्ड वाटर में मेटल हाइड्रोक्साइड, हॉट वाटर में मेटल हाइड्रोक्साइड और तीसरी कंडीशन में स्टीम में वो मेटल हाइड्रोक्साइड ना बनाते हुए मेटल ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन एक चीज़ तीनों ही कंडीशन में कॉमन है और वो है हाइड्रोजन गैस। चाहे वो कोल्ड वाटर हो, हॉट वाटर हो या वो स्टीम के फॉर्म में हो, तीनों ही कंडीशन में मेटल जब पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस ज़रूर रिलीज होगी। आइए देखते हैं कि इस कंडीशन में मेटल कैसे रिएक्शन करते हैं। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर टेक्स्ट बुक का एक एक्सपेरिमेंट समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए इस तरह से सारे एपरेटस को अरेंज करना होता है और हम देखते हैं कि उसका रिएक्शन कैसे होगा। यहाँ पे इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे एक मेटल देख रहे होंगे जो आपको
टेस्ट ट्यूब में क्यूब के फॉर्म में दिख रहा होगा। उसके पहले टेस्ट ट्यूब में कॉर्नर की तरफ आपको एक ग्लास वूल है जिसे पानी में भिगोकर रखा गया है, जिसमें पानी को सोक्ड किया गया है। अब हम उस ग्लास वूल को बर्नर के थ्रू जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसमें से स्टीम रिलीज होगी। अब वो स्टीम आगे की तरफ बढ़ेगी और वो पानी की भाप मेटल को टच होगी। जैसे ही पानी की भाप यानी कि स्टीम मेटल को टच होगा, यहाँ मैं आपको बता दूं कि वो मेटल एल्यूमिनियम हो सकता है, फेरस भी हो सकता है और जिंक भी हो सकता है। तो जैसे ही स्टीम यानी पानी की भाप इन किसी भी मेटल को टच करेगा तो टच करने के साथ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और आप सब जानते हैं कि वो गैस उस पतली वाली टेस्ट ट्यूब से होते हुए वहाँ पर जो राइट हैंड साइड पे जो एपरेटस है उसमें पानी है और वहाँ से आपको हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलते हुए दिखाई देंगे। तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई, मेटल ने स्टीम के साथ रिएक्शन किया और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस किया। और साथ ही साथ उस मेटल को जब आप निकालेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे तो वो अपने प्योर फॉर्म में नहीं होगा, बल्कि वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट को हम अपने केमिकल इक्वेशन के थ्रू भी समझने की कोशिश करते हैं। और ये रही आपकी सबसे पहली केमिकल इक्वेशन। एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल यहाँ लिया गया है। तो जब एल्यूमिनियम को वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे स्टीम के फॉर्म में तो वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, जैसा कि हमने जनरल इक्वेशन में देखा है कि वो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। तो एल्यूमिनियम का मेटल है, पानी के साथ रिएक्शन करेगा स्टीम के फॉर्म में, तो कौन सा मेटल ऑक्साइड बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और साथ में एक चीज़ कांस्टेंट है, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। तो आपने एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल देखा, उसके साथ ही हम फेरस का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि फेरस का मेटल जब स्टीम के फॉर्म में पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आपको मेटल्स की सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ने से पहले मैं इसको एक बार फिर हल्के से जल्दी से रिवाइज कर दूं कि जब मेटल पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो किस तरह से बिहेव करता है। तो मैं ये बता दूं कि सारे मेटल एक जैसे पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते। कुछ ठंडे पानी में रिएक्शन करेंगे, कुछ गर्म पानी में रिएक्शन करेंगे और कुछ पानी की स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे। तो जो ठंडे पानी में रिएक्शन करेंगे तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस और अमाउंट ऑफ हीट। और जो गर्म पानी में रिएक्शन करेंगे वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, साथ में हाइड्रोजन गैस और वहाँ पर हीट नहीं दिखेगा। और जो स्टीम के फॉर्म में मेटल पानी के साथ रिएक्शन करेंगे वो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म नहीं करेंगे, बल्कि मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेंगे और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे। तो ये कंक्लूजन है और इस कंक्लूजन के साथ हम अपनी इस दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी को ख़त्म करते हैं और अब हम तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी को अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का चैप्टर आपको आसानी से समझ में आया होगा। अपने अगले टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।